जो पेड़ अपनी जड़ छोड़ देता है वो पेड़ पेड़ नहीं रहता, वो वृक्ष वृक्ष नहीं रहता। सच मानो तो मेरा जो मन है वो यहीं रहता है। मैं नौकरी भले ही दिल्ली करता हूँ लेकिन मेरा मन यहीं रहता है दिल्ली। और ईमानदारी से अगर कोई आदमी काम करता है तो मैं नहीं मानता कि ईमानदारी में कहीं लोचा हो सकता है। लोकतंत्र का इससे बड़ा त्योहार नहीं हो सकता। हर एक को शामिल होना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से रूबरू करवाती आई है। आज भी हमारी टीम जो है आपको एक ऐसी प्रशासनिक हस्ती से रूबरू करवा रही है जो कि दिल्ली में एसीपी के पद पर कार्यरत हैं। आइए हम जानते हैं कि आज ये बड़ौदा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जो इनका गृह क्षेत्र है। ये क्या सोचते हैं और किस तरह का आज का इनका कार्यक्रम रहा है। राजवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। तेजवीर जी, आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार और आपके जगत महान चैनल को जो है वो साधुवाद। जी, राजवीर जी, आप प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी सामाजिक क्षेत्र में भी लगातार बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और खासकर अपने क्षेत्र को कभी नहीं भूल पाते हैं। ये अपनापन आपके अंदर कैसे और कहाँ से उत्पन्न हुआ? सर देखो, मूलतः जो है आदमी को अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए। और जो वृक्ष जो पेड़ अपनी जड़ छोड़ देता है वो पेड़ पेड़ नहीं रहता, वो वृक्ष वृक्ष नहीं रहता। तो ये मेरा मातृभूमि रही है, यहाँ मैं पला पढ़ा हूँ। और सच मानो तो मेरा जो मन है वो यहीं रहता है। मैं नौकरी भले ही दिल्ली करता हूँ लेकिन मेरा मन यहीं रहता है। और आज दो तीन जो है वो डेथ हो रखी थी, उनका मेरे को मैसेज मिला था। और एक दो शादियां थी, उनमें भी जाना था। तो तीनों चारों जगह मैं शिरकत की, फिर आपसे मुलाकात हो गई। जी, मैं पत्रकार हूं, इसलिए राजवीर जी एक सवाल जरूर आपसे करूंगा कि आजकल राजनीतिक माहौल बना हुआ है, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां पूरे अपने चरम पे हैं। कहीं इसके आपके दौरों के पीछे कुछ इस तरह का भी सोच है कि आप राजनीति में कहीं कदम रखना चाहते हैं? ये तो मेरा जो दौरा है वो पूर्णतः सामाजिक दौरा है और मैं किन कारणों से आया था वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और अभी मैं राजनीति की कोई बात कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो है आचार संहिता अपने उस पे है और काम पे लगी हुई है। इसलिए जो है सामाजिक बातें ही हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, अगर हम बात करें, आप किसान के बेटे हैं और आप खेती किसानी को अच्छे से समझते हैं। आज के दिन अगर हम मंडी में जाएं तो वहाँ पे किसान की जो उपज है, जो सोना है उसका, उसकी बड़ी बेकदरी हमें देखने को मिल रही है। यानी कि या तो फिर ऊपर वाले ने भी उसके ऊपर थोड़ा सा कहर ढाया है कि पिछले दिनों ओले गिरे हैं और बारिश भी हुई है और अब बारदाना नहीं मिल रहा है, काफ़ी दिखते हैं। तो आप कैसे समझते हैं अपने क्षेत्र के किसानों के बारे में, या क्या कहेंगे इस स्थिति के बारे मैं भी जैसे आज 5-7 गाँव में गया हूँ और मैं रास्ते से आ रहा था, जा रहा था, तो रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि ये 4-5 दिन जो है बहुत चहल पहल के हैं और ऑलमोस्ट आने वाले एक हफ्ता में मेरे ख्याल में सभी का अनाज जो है वो उठ जाएगा और अपने ठिकाने से पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ शिकायतें जो हैं लोगों से मुझे मंडियों के बाबत मिली हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासन का काम है कि उसको सुचारू रूप से करे और अगर मैन पावर और स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है तो बढ़ा दे, क्योंकि ऊपर से मौसम भी किसी भी समय कैसी भी करवट ले लेता है। तो उस हालत में जब तक वो सामान बिक नहीं जाता, जब तक वो किसान का ही रहता है और उसका सारा नुकसान किसान ही उठाता है। में? राजवीर जी, आप किसान के प्रति तो आपका दिल धड़कता ही है, साथ में हमें आपके बारे में पता चला कि आप पशुओं से भी बहुत प्रेम करते हैं, जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। आपने गौशाला बनाई हुई है जिसमें पता चला है कि 40 के करीब गोवंश वहाँ पे हैं, उनकी सेवा करते हो। लेकिन जहाँ ये सड़कों पर गोवंश की बेकदरी होती है, वो गौशालाओं में नहीं जा पाते हैं और किसान की भी कई बार फसल में नुकसान होता है। तो आप क्या समझते हैं, इसका निवारण कैसे हो सकता है? इसका निवारण जो है, देखो तेजवा साहब, एक अकेली सरकार के हाथ में निवारण नहीं है। इसमें
हर प्रबुद्ध आदमी को एक हिस्सेदारी लेनी होगी। और जहाँ तक रही बात रोडों पे फिरने वाली गायों की, तो मैं सभी से जो है निवेदन भी करूँगा और प्रार्थना भी करूँगा कि जो देसी गाय है उसका संरक्षण जरूर करें। देसी गाय जो है वो हमारे समाज का, हमारे देश का एक ऐसा अंग है जो चलती फिरती डॉक्टर है, जिसका जो दूध होता है वो A2 मिल्क होता है। और A2 मिल्क के बेनिफिट्स आप खुद समझ सकते हैं। तो जब उस चीज़ को हम संरक्षण नहीं देंगे तो हम कैसे अपने भाइयों को, दोस्तों को, समाज को A2 मिल्क दे पाएंगे। और अगर A2 मिल्क नहीं मिलेगा तो A1 मिल्क के कारण बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, जैसे शुगर, हाइपरटेंशन, कैंसर। ये सारी जो बीमारियां हैं ये इस प्रकार के दूध की और कीटनाशक और जो आपका यूरिया युक्त भोजन करने से है, ये सारी बीमारियां। और जो आजकल आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों, युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, डेथ हो जाती है, या ब्लॉकेज आ रही हैं, स्टंट डलते हैं, ये सारे जो है इन्हीं का वो है। और इसके लिए जैसे हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली फिजिशियन जिसको बोलते हैं, इसी तरह से देश के हर प्रबुद्ध और मीडियम क्लास आदमी को, हर उस आदमी को जो अनाज बाजार से खरीदता है, वो आज किसान का अनाज 2300 रुपये क्विंटल बिक रहा है। और वही अनाज अगर आप किसी अमेजन के शोरूम से लोगे या किसी बनिया की दुकान, बड़ी दुकान से लोगे, वो आपको 3000-3500 से कम नहीं मिलेगा। और वही अनाज है वो, और उसमें पूरा यूरिया युक्त और कीटनाशक डले हुए हैं, इसीलिए उसमें सफाई है, इसीलिए उसमें चमक भी दिखेगी आपको। लेकिन जो उसके अंदर जो जहर है वो आपको अपेरेंटली नहीं दिखाई देगा। तो क्या करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ हर एक आदमी को, एक किसान को आउन करना चाहिए, जैसे अपने फैमिली डॉक्टर को आउन करते हैं, ये मेरा फैमिली डॉक्टर मतलब है, अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि भाई अब की बार उसको पहले जाओ, उसको भी संरक्षण मिले। भाई अब की बार आपके इतने गेहूं हम लेंगे, और देख हमारे गेहूं में जो है ना खाद मत डालना, गोबर की खाद डालना, कोई कीटनाशक मत छिड़कना, जितने कम होंगे जितने होंगे ये 1 एकड़ हमारा है, उससे उस किसान को भी संरक्षण मिलेगा। आप उन श्रीमान जो इन्होंने वो बुकिंग कराई है उनको भी अच्छा अनाज मिलेगा, बीमारी से बचेंगे, और वो जो बीमारी से बचेंगे वो डॉक्टरों को पैसे देने से बचेंगे, किसान का भला होगा। ये आज समय आ गया है, सारे देश को इस तरह से खड़ा होना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं खड़े हुए तो एक ऐसा अवांछित दबाव है जिसमें आगे आने वाले समय में इस प्रकार के बीज और इस प्रकार के कीटनाशक आ रहे हैं कि वो बीज लेंगे, उन कीटनाशक की ज़रूरत पड़ेगी, उस यूरिया युक्त खाद की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो पैदा होंगे, और वो मनुष्य के विनाश के लिए हैं। पैसा फिर किस काम आएगा? ये एक सुप्रयोजित कार्यक्रम है सो कथित धनाढ़ परिवारों का, जो अपना सिक्का चलाना चाह रहे हैं, अपनी सरकारें चलाना चाह रही हैं। ये मेरा मानना है। एसीपी साहब, आपने बड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत करने के बाद शायद सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन किया होगा और आज एसीपी तक पहुंचे हैं। आज एक मुद्दा और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, बेरोजगारी। वो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आज के दिन। युवा जो है मेहनत करते हैं, लेकिन वो कोर्ट में जो है सारी नौकरियाँ पहुँच जाती हैं, स्टे लग जाता है, और उनका मतलब जो एक सपना होता है वो अंधकार में हो जाता है। तो युवा किस प्रकार से अपने आप को सबल बनाए स्वरोजगार के माध्यम से, या किस प्रकार से आप कहेंगे कि वो अपना जीवन व्यापन करें? किस प्रकार से ये भयावह जो स्थिति देश के सामने बनी है उसको आप क्या सोचते हैं कि एक अधिकारी होने के नाते? मेरा मानना ये है देसवाल साहब, आज हमारे हरियाणा से, खासकर इस अपने एरिया से बहुत सारे युवा जो बेरोजगार हैं और जिनको दिशा विहीन है, कोई दिशा देने वाला भी नहीं है उनको, वो बुजुर्ग किसानों से कह के अपने
जो उनके फादर्स वगैरह हैं, पिता हैं, कह के अपने बाहर विदेश में जाने का वो करवाते हैं, और उस विदेश में जाने के पहुंचने डंकी के माध्यम से वो पहुंचते हैं। उसमें भी बहुत तरह के रिस्क हैं, उस रिस्क में उनकी जान तक जाती है। बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं, जो बच्चों के गए थे लेकिन 2 नंबर में गए थे, लेकिन वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे और रास्ते में ही कहीं उनकी डेथ हो गई। तो माता पिता इस हालात में अपने बच्चे को भी खो बैठते हैं और उस पैसे को भी खो बैठते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि कहीं बच्चे को विदेश में ना भेजें, बच्चे को यहीं रखें, उसको अच्छे से अच्छे सलाह दें। देखो आज के टाइम में सरकारी नौकरियां बड़ी सीमित हैं, इतने लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा उसको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, और मेहनती बच्चे को रुक नहीं सकता। और पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, अपना काम करो, अपना धंधा करो, सेल्स, शेयर मार्केट है, 10 तरह की चीज़ें हैं। कहीं 6 महीने का शेयर मार्केट का एक कोर्स कर लो, अपने गुजारे लायक पैसे उसमें भी मिल जाएंगे। सरकारें भी कुछ स्वरोजगार के लिए लोन वगैरह देती हैं, तो क्या वो भी एक माध्यम हो सकता है? हो सकता है, अब सरकारें लोन देती है, आप लीजिए और उसमें अपना काम कीजिए। और ईमानदारी से अगर कोई आदमी काम करता है तो मैं नहीं मानता कि ईमानदारी में कहीं लोचा हो सकता है। हाँ, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। जी। आप एक अधिकारी हैं, लेकिन जिस प्रकार से आजकल का जो चुनावी माहौल बना हुआ है और कई क्षेत्र में जो है जिस तरह से ईवीएम तोड़ने की बातें आती हैं और कई तरह की और दहशत फैलाने की बातें जो कुछ पहले चुनाव में हुआ है, पहले चरण का जो चुनाव हुआ 102 सीटों पर, तो आप एक अधिकारी होने के नाते जनता को क्या आश्वस्त करते हैं कि वो भय मुक्त होकर और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके? मेरा तो मानना ये है कि जो ये चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा त्योहार है लोकतंत्र का। जैसे अब हमारे यहाँ दिवाली होती है, होली होती है, तो लोकतंत्र का इससे बड़ा त्योहार नहीं हो सकता। हर एक को शामिल होना चाहिए, और उस शामिल होने में भी अच्छे से परख के, जैसे हम कोई अपने घर के लिए गाय लेके आते हैं, भैंस लेके आते हैं, लड़की के लिए लड़का देखते हैं, लड़के के लिए लड़की देखते हैं, हम 10 तरह की सनंद करते हैं, 10 आदमियों से पूछते हैं, सलाह करते हैं। इसी तरह से अपने प्रतिनिधि को भी इस तरह से चुनना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिनिधि कल को उनका काम आएगा, उनका प्रतिनिधि बनेगा, दुख सुख में उनके खड़ा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, उनका जो प्रतिनिधि है वो संवेदनशील जरूर हो। मैं संवेदनशीलता को बहुत बड़ा विषय मानता हूँ प्रतिनिधि के तौर पे, कि जो आदमी संवेदनशील होगा वो किसी का दुख नहीं सहन कर पाएगा और उस दुख से उसको उबारने की कोशिश करेगा, उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। तो मैं भारतवर्ष के लोगों को यही सलाह देता हूँ कि संवेदनशील व्यक्ति को ही चुनें और परखें और पढ़ें और पहचानें, तभी उस व्यक्ति को वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। जी। तो दर्शकों, ये थे एक बहुत बड़े अधिकारी और चिंतक, विचारक और बुद्धिजीवी व्यक्ति राजवीर मलिक जी, जिन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आज हमारे साथ डिस्कस किया और समाज को एक दिशा देने का काम किया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को वोट करने की अपील भी आज राजवीर जी ने की। बहुत अच्छी बात है। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।